हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने IS-23 बोरिंग कॉस्ट से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास इमरान लिमिटेड के नाम से सवाल आ रहा है जिसमें हमारे पास इक्विटी और बोरिंग से फंड्स आ रहे हैं जिससे हम क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो सवाल को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2016 इमरान लिमिटेड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री। द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ एंड द कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 80 मिलियन। एक कंपनी हमारे पास इमरान लिमिटेड के नाम से जिन्होंने 1 जनवरी 2016 पे एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। 15 महीने कंस्ट्रक्शन पीरियड है और इन टोटलिटी 80 मिलियन का खर्चा होगा। द वर्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर शेल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच फेज। कह रहे हमने इस फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 5 फेजेस में ब्रेक किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हर फेज की कंप्लीशन पे होगी। इन द ईयर द कंपनी हैड फॉलोइंग सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल। कहता है कंपनी ने इन 3 सोर्सेज से फाइनेंस या फंड्स अरेंज किए हैं। नंबर 1, राइट इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2016। द कंपनी यूजुअली पे अ डिविडेंड ऑफ 10% ईच ईयर। कह रहा है कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करके 15 मिलियन रेज किए 1 जनवरी 2016 पे और कंपनी अपने इन राइट शेयर्स पे अपने ऑर्डिनरी शेयर्स को 10% का डिविडेंड पे करती है। सर राइट शेयर्स की मद में आने वाला पैसा तो हमारे लिए बोरिंग ही नहीं है, ये तो हमारी इक्विटी का पैसा है। तो इक्विटी के फंड्स के ऊपर जो भी हम डिविडेंड वगैरह पे करेंगे ये हमारे लिए बोरिंग कॉस्ट नहीं है, इसे हम कैपिटलाइज वगैरह नहीं करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है बैंक लोन ऑफ 32 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 13% वाज रेज्ड ऑन 1 मार्च 2016। हमने 1 मार्च 2016 पे 32 मिलियन का बैंक लोन लिया है 13% मार्कअप पे। और पॉइंट नंबर 3 में कहता है ऑन 1 अगस्त 2016 10 मिलियन बोरोड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 10%। और हमने 1 अगस्त 2016 पे 10 मिलियन बैंक से बोरो किए जिसमें हमें 11% से मार्कअप पे करना है। सरप्लस फंड व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ 8%। जो भी हमारे पास सरप्लस फंड्स होंगे हम उसे 8% पे डिपॉजिट कर देंगे। आगे कहता है द डिटेल्स ऑफ बिल सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलो। ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज 1 मार्च 2016 पे 20 मिलियन की पेमेंट हुई। ऑन कंप्लीशन ऑफ सेकंड फेज 1 अप्रैल 16 पे 18 मिलियन की पेमेंट हुई। ऑन कंप्लीशन ऑफ थर्ड फेज 1 अक्टूबर 16 पे 16 मिलियन की पेमेंट हुई और फोर्थ फेज की अभी हमने पेमेंट नहीं की है, 17 मिलियन की इनवॉइस या बिल है। इसके बाद कहता है ऑन 1 जून 2016 द बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी issued instruction for the stoppage of work on account of certain discrepancies in the completion plan. The company filed a petition in the court and the matter was decided in the company's favor on 31st July 2016. Work recommenced after the delay of 2 months. कह रहा है 1 जून 2016 पे हमारे पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आए और हमारी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दिया। हमने कोर्ट में पेटिशन फाइल की और फाइनली 31 जुलाई पे डिसीजन हमारे फेवर में आ गया और 31 जुलाई के बाद काम स्टार्ट हो गया। यानी कि 1 जून 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक 2 महीने बीच में हमारा काम स्टॉप हो गया था, सस्पेंड हो गया था ड्यू टू दी कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ऑर्डर। तो ये एक एबनॉर्मल डिले, एक एबनॉर्मल पीरियड आया जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। यानी कि ये 2 महीने जब हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई इसे हम कैपिटलाइजेशन पीरियड से निकाल देंगे, ये हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। अब रिक्वायरमेंट में हमें कहता है अज्यूम दैट द लोन वर टेकन स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, calculate the amount of borrowing cost that should be capitalized in the period ended 31 December 2016 in accordance with the requirement of IS-23 borrowing cost. और requirement number B में कहता है assume that the loan constitute general finance, calculate the amount of borrowing cost that should be capitalized in the period ending 31 December 2016 in accordance with the requirement of IS-23 borrowing cost. तो इस सवाल की 2 सेपरेट रिक्वायरमेंट हैं, 2 इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट में कहता है कि अज्यूम करें कि सवाल में जो बोरिंग का डेटा दिया हुआ है ना, अगर वो स्पेसिफिक बोरिंग है तो हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितना कैलकुलेट करते हैं। और फिर रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहा गया है अज्यूम करेंगे जो बोरिंग्स दी हुई है ये जनरल बोरिंग्स है और अगर ये जनरल बोरिंग्स है तो फिर हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या बन रही होगी। तो इन्होंने हमें 2 इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स दिए हैं। नंबर 1 कि अगर ये स्पेसिफिक बोरिंग हो, नंबर 2 अगर ये जनरल बोरिंग हो। हम दोनों रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं जिसमें हम सारे इनफ्लोज को भी प्लॉट करेंगे और जिसमें हम सारे आउटफ्लोज को भी प्लॉट कर रहे होंगे। सर मैंने पूरा एक 12 महीनों का टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक। अब पहले मैं इनफ्लोज को अगर प्लॉट करूं कि हमारे पास किन किन दिन कौन कौन से इनफ्लोज आए। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि हमारे पास राइट इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आया है 15 मिलियन 1 जनवरी 2016 पे।
तो हमारे पास राइट शेयर्स के पैसे आए 15 मिलियन 1 जनवरी 2016 पे। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में 32 मिलियन का बैंक लोन था जिसपे 13% मार्कअप था 1 मार्च 16 पे। तो हमारे पास लोन नंबर 1 और लोन नंबर 1 पे हमारे पास इंटरेस्ट है 13% और लोन नंबर 1 हमने रेस किया है 32 मिलियन की अमाउंट 1 मार्च 2016 पे। तो 1 मार्च 2016 पे हम 32 मिलियन प्लॉट कर देते हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास लोन नंबर 2 है। लोन नंबर 2 में हमने 10 मिलियन रेस किए 1 अगस्त 16 पे 11% मार्कअप पे। तो 11% मार्कअप और 1 अगस्त, तो 1 अगस्त पे हमने 10 मिलियन अमाउंट रेस किया 11% के मार्कअप पे। तो 1 जनवरी पे 15 मिलियन, 1 जनवरी पे 15 मिलियन राइट शेयर्स, 1 मार्च पे 32 मिलियन 13% मार्कअप, 1 मार्च पे 32 मिलियन 13% मार्कअप और 1 अगस्त पे 10 मिलियन 11% मार्कअप। तो 1 अगस्त पे 10 मिलियन 11% मार्कअप। ये मैंने तीनों इनफ्लोस को प्लॉट कर दिया। एक इक्विटी का पैसा है, 2 बोरिंग्स है। अब हम एक्सपेंडिचर की पेमेंट्स को प्लॉट करते हैं कि हमने एक्सपेंडिचर की पेमेंट किस किस दिन की है। सर एक्सपेंडिचर की हमने पेमेंट की है सबसे पहले 1 मार्च पे 20 मिलियन। तो 1 मार्च पे मैं 20 मिलियन की पेमेंट को प्लॉट कर देता हूं। इसके बाद सेकंड पेमेंट हमने की है 1 अप्रैल पे 18 मिलियन। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल पे ही 18 मिलियन की पेमेंट की है। इसके बाद हमने तीसरी पेमेंट की है 1 अक्टूबर पे 16 मिलियन। तो 1 अक्टूबर पे हम 16 मिलियन की पेमेंट को प्लॉट कर देते हैं। अब देखिए 1 अक्टूबर की पेमेंट अगर मैंने यहां प्लॉट कर दी ना तो इसका मतलब है कि मैंने एरर कर दिया। मैंने 1 अक्टूबर को की है और ये अक्टूबर का एंड है, तो ये पेमेंट हमारी यहां प्लॉट नहीं होगी बल्कि ये पेमेंट हमारी सितंबर के एंड पे यानी कि अक्टूबर के स्टार्ट पे प्लॉट होगी। ये हमने सारी पेमेंट्स को अकॉर्डिंगली उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लॉट कर दिया। अब हमें सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि एक दफा आपने सवाल को सॉल्व करना है अज्यूमिंग कि अगर ये जनरल बोरिंग, अगर ये स्पेसिफिक बोरिंग होता। अच्छा, एक पैरा में ये भी था कि 2 महीनों के लिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सस्पेंड हो गया था, तो इन 2 महीनों को हम बाहर कर देते हैं। वो कौन से 2 महीने थे? 1 जून 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक। तो जून के महीने की बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे और जुलाई के महीने की बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब अगर ये स्पेसिफिक बोरिंग का केस है, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सर हमें सरप्लस फंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब से होगी? सर अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 1 जनवरी 16 पे स्टार्ट हो गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 1 जनवरी 2016 पे स्टार्ट हो गए, तो कंस्ट्रक्शन तो यहां से स्टार्ट हुई। लेकिन एक्सपेंडिचर की पहली पेमेंट कब हुई है? सर एक्सपेंडिचर की पेमेंट हुई है यहां पे। और बोरिंग कॉस्ट भी कब से लग रही है? सर बोरिंग कॉस्ट भी यहां से लग रही है। तो हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब 3 कंडीशंस पूरी हो। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आर इन प्रोसेस, बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इज इनकर्ड। तो कंस्ट्रक्शन तो यहां स्टार्ट हो गई लेकिन बोरिंग कॉस्ट यहां पे लग रही है क्योंकि यहां पे पहला लोन लिया और एक्सपेंडिचर की पेमेंट भी यहां पे की है। तो इसका मतलब है कि साल के शुरू के 2 महीने भी हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। साल के शुरू के 2 महीने भी हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास 1 जनवरी पे राइट शेयर्स के 15 मिलियन आ गए, ये आपकी इक्विटी का ही पैसा है। 2 महीने बाद आपकी क्या कहते हैं पहले वाले लोन के 32 मिलियन भी आ गए और आपको एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी है 20 मिलियन। अब जब आपको 20 मिलियन एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी है, इस पेमेंट करते वक्त आपके पास आपकी इक्विटी का पैसा भी है और 32 मिलियन की बोरिंग का पैसा भी है। यानी जब आप ये 20 मिलियन की एक्सपेंडिचर की पेमेंट करोगे तो आपके पास इक्विटी के 15 मिलियन भी रखे हुए हैं और लोन के 32 मिलियन भी रखे हुए हैं। हमें मालूम है कि जब हमें एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी हो और हमारे पास एक से ज्यादा सोर्सेज से फंड्स अवेलेबल हो तो हम पहले इक्विटी का पैसा खर्च करते हैं। इक्विटी का पैसा खत्म हो जाए फिर हम स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खर्च करते हैं और स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा खत्म हो जाए फिर हम जनरल बोरिंग पे आते हैं। तो अभी तो हमारे लिए सारी बोरिंग के सवाल में स्पेसिफिक बोरिंग है। तो हम ये जो 20 मिलियन की पेमेंट करेंगे, इस 20 मिलियन की हम पेमेंट करेंगे पहले 15 मिलियन इक्विटी के पैसों से और 5 मिलियन बोरिंग के पैसों से। तो हमारे पास सरप्लस फंड कितना रह जाएगा? सर अगर 32 मिलियन में से मैंने अफेक्टिवली 5 मिलियन पे किए तो सर हमारे पास 27 का सरप्लस फंड रह जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 की आपने पेमेंट करनी है, 15 की पेमेंट पहले आप इक्विटी से करोगे तो 5 की पेमेंट रह गई, 32 में से हमने 5 की पेमेंट की तो बाकी 27 हमारे सरप्लस फंड हो गए।
फिर 1 महीने बाद ही हमें फर्दर 18 की पेमेंट करनी है। जब हम ये 18 की पेमेंट करेंगे तो हमारे पास सरप्लस फंड कितना रह जाएगा? 9। 27 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 का सरप्लस फंड रह गया। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमारा सरप्लस फंड 9 ही है। यहां से लेकर यहां तक हमारा सरप्लस फंड 9 ही है। 2 महीने बीच में काम सस्पेंड हुआ, इन पीरियड्स का हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। 1 अगस्त पे हमारे पास 10 मिलियन मजीद आ गए। जब 1 अगस्त पे आपके पास 10 मिलियन मजीद आए तो आपका सरप्लस फंड कितना हो गया होगा? 19 मिलियन। अब आपका सरप्लस फंड कितना हो गया? 19 मिलियन। फिर इसके 2 महीने के बाद आपने 16 मिलियन की पेमेंट करनी है। जब 2 महीने बाद आपने 16 मिलियन की पेमेंट करनी है, आउट ऑफ दिस 19 मिलियन सरप्लस फंड, अब आपका सरप्लस फंड कितना रह जाएगा? 3 मिलियन। अब आपका सरप्लस फंड रह गया 3 मिलियन। और फिर हमारा ईयर एंड तक कोई फर्दर इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ये मैंने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्लॉट कर दिया कि कितना कितना हमारे पास सरप्लस फंड था। अब हम वर्किंग करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कंसीडरिंग कि अगर ये हमारी स्पेसिफिक बोरिंग्स होती। देखिए स्पेसिफिक बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के लिए सबसे पहले हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। सर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग कैसे कैलकुलेट होगा? एक हमारा लोन है 32 मिलियन का जिसपे 13% मार्कअप है। कितने महीनों के लिए? 1, 2, 3, जून और जुलाई को काउंट नहीं करूंगा, 4, 5, 6, 7, 8। तो 32 मिलियन के लोन पे 8 महीनों का मार्कअप 13% से, तो 32 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13% मल्टीप्लाई बाय 8/12, यह आ जाएगा हमारे पास 2.77। फिर इसके बाद दूसरा लोन है हमारा 10 मिलियन का, इस पे मार्कअप है 11%। कितने महीनों के लिए? 1, 2, 3, 4 और 5 महीनों के लिए। तो 10 मिलियन के लोन पे 11% मार्कअप 5 महीनों के लिए, तो ये बनता है हमारे पास 0.46। तो ये हमने स्पेसिफिक बोरिंग लोन 1, लोन 2 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हम लेस करेंगे इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस फंड, कि सरप्लस फंड पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आई। अब देखें शुरू के 2 महीने तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड ही नहीं था। 1 मार्च पे आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हुआ और सरप्लस फंड है 27 के। अब 27 के सरप्लस फंड सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद आपने 18 की पेमेंट करनी है। तो 27 के सरप्लस फंड पे 1 महीने की इंटरेस्ट इनकम आएगी। सरप्लस फंड का रेट कितना था? सर सरप्लस फंड का रेट था 8%। तो हमारे पास 27 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो यह आ जाएगा 0.18। इसके बाद 27 मिलियन को 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद 1 महीने बाद ही 18 की पेमेंट की, तब हमारा सरप्लस फंड रह गया 9 मिलियन। कितने अरसे के लिए 9 मिलियन इन्वेस्ट किया? सर एक्चुअली तो 9 मिलियन इन्वेस्ट किया है 1, 2, 3 और 4 महीनों के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद ये 10 मिलियन मजीद आ रहे हैं। लेकिन इन 4 महीनों में से ये वाले 2 महीने ऐसे हैं जो कि कैपिटलाइजेशन पीरियड का पार्ट नहीं है। तो हमें मालूम है कि जिस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, उसी पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो इन 2 मंथ्स को मैं काउंट नहीं करूंगा। तो ये 9 मिलियन इन्वेस्ट होंगे 1 और 2 सिर्फ 2 महीनों के लिए। तो 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.12। फिर इसके बाद हमारे पास 1 अगस्त पे फर्दर 10 मिलियन आया, तो हमारा सरप्लस फंड हो गया 19 मिलियन। कितने अरसे के लिए 19 मिलियन रहा? 1 महीना 2 महीना, क्योंकि 2 महीने बाद हमें 16 की पेमेंट करनी है। तो 19 मिलियन को 2 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये कैलकुलेट होगा 0.25। और फिर हमने इस 19 मिलियन के सरप्लस फंड में से 16 मिलियन की पेमेंट की, तब हमारा सरप्लस फंड 3 मिलियन रह गया। कितने अरसे के लिए? 1, 2 और 3 महीनों के लिए। तो 3 महीनों के लिए सरप्लस फंड 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.06। तो हमने दोनों लोन को स्पेसिफिक बोरिंग कंसिडर करते हुए उन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जो भी सरप्लस फंड आया उस पे इन्वेस्टमेंट इनकम को रिड्यूस किया। सर हमारे पास ये आ जाएगा 2.62, दैट इज बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब हम आते हैं कि अगर हम इसी सवाल को इस अजम्पशन पे सॉल्व करते हैं कि ये दोनों बोरिंग्स हमारी जनरल बोरिंग्स होती हैं। अब अगर ये दोनों बोरिंग्स हमारी जनरल बोरिंग्स हैं,
तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तो हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट के लिए एक फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, आम हालात में तो मैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करता हूं, लेकिन इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में भी यहां सॉल्व कर सकता हूं। देखिए किस तरीके से। सर वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या है कि न्यूमिनेटर में आपने अपनी बोरिंग्स पे इंटरेस्ट रखना है, डिनोमिनेटर में आपने अपनी बोरिंग्स का एवरेज अमाउंट रखना है ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। अब अगर मैं सवाल में गौर करूं तो हमने 32 मिलियन का लोन लिया है 1 मार्च पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 32 मिलियन के लोन का अमाउंट 8 महीनों तक आउटस्टैंडिंग था हमारे कैपिटलाइजेशन पीरियड। 32 मिलियन का अमाउंट यहां लिया, यहां से यहां तक 10 महीने बनते हैं, लेकिन 2 महीने कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं थे। तो अफेक्टिवली ये 32 मिलियन कैपिटलाइजेशन पीरियड में कितना आउटस्टैंडिंग था? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो डिनोमिनेटर में हम 32 मिलियन का 8 महीनों का बैलेंस लेते हैं 8/12, और न्यूमिनेटर में हम 32 मिलियन पे 8 महीनों का इंटरेस्ट वर्कआउट करते हैं, और इस 32 मिलियन के लोन पे इंटरेस्ट है 13%। तो मैंने डिनोमिनेटर में 32 मिलियन का 8 महीनों का एवरेज बैलेंस लिया और न्यूमिनेटर में 32 मिलियन पे 8 महीनों का 13% से मार्कअप कैलकुलेट किया। अब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दूसरी बोरिंग के इंपैक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। लोन 2 हमारा 11% पे 10 मिलियन का, और ये लिया था हमने 1 अक्टूबर पे। तो ये कैपिटलाइजेशन पीरियड में कितना आउटस्टैंडिंग है? 1 2 3 4 और 5 महीनों के लिए। तो हम डिनोमिनेटर में 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/12, क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन पीरियड में 5 महीने रेलिवेंट है, और न्यूमिनेटर में 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 11%। तो न्यूमिनेटर में हमने दोनों बोरिंग्स का इंटरेस्ट रख दिया, डिनोमिनेटर में हमने दोनों बोरिंग्स का एवरेज बैलेंस रख दिया ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन पीरियड। तो आपके पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट होगा 12.67%। ये हमारे पास हमारी दोनों बोरिंग्स का वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया है। अब हम चलते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पे। देखिए, अगर मैं ये पेमेंट जनरल बोरिंग से कर रहा हूं तो जनरल बोरिंग के केस में हमें सरप्लस फंड्स वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, हमें लोन के अमाउंट्स को भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर्स को देखेंगे कि हमने कौन कौन से दिन कौन कौन सा एक्सपेंडिचर पे किया है। देखें, सबसे पहले हमारे पास 1 जनवरी पे 15 मिलियन इक्विटी के पैसे आए, हमें 1 मार्च पे 20 मिलियन पे करना है। तो इस 20 मिलियन की पेमेंट के लिए पहले हम इक्विटी का पैसा खर्च करेंगे, तो हमने 20 मिलियन की पेमेंट के लिए 15 मिलियन इक्विटी के इस्तेमाल किए। तो 20 मिलियन की पेमेंट में से 15 मिलियन यहां पे आ गए, यानी कि 5 मिलियन जनरल बोरिंग से पे होंगे। जब 5 मिलियन जनरल बोरिंग से पे होंगे तो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, हमने कैपिटलाइजेशन रेट कितना कैलकुलेट किया है? 12.67%। कितने अरसे के लिए? सर 1 महीने के लिए। 1 महीना कैसे? सर यहां पे आपको 20 की पेमेंट करनी है ना, तो इस 20 की पेमेंट के लिए आपने 5 का जनरल बोरिंग इस्तेमाल किया, क्योंकि बाकी 15 की पेमेंट तो आपने राइट शेयर से की थी। और 1 महीने का इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि अभी 1 महीने बाद ही फर्दर 18 की पेमेंट करनी है। अब 1 महीने बाद आपने फर्दर 18 की पेमेंट करनी है, इक्विटी के 15 मिलियन में से तो यही खर्चा हो गया था। 5 मिलियन की जनरल बोरिंग थी। अब 1 महीने बाद आपने 18 की फर्दर पेमेंट करनी है, तो आपकी जो टोटल जनरल बोरिंग है ना, वो हो जाएगी 5 मिलियन प्लस 18 मिलियन। 5 मिलियन ऑलरेडी था, 18 मिलियन की फर्दर पेमेंट की। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12.67% से। कितने अरसे के लिए? सर ये कैलकुलेट होगा 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 महीने बाद अब 16 की पेमेंट होगी। तो 1 2 3 और 4, इस पे मैं 4 महीनों का इंटरेस्ट वर्कआउट करता हूं। फिर हमने फर्दर 16 की पेमेंट करनी है 1 अक्टूबर पे। तो अब हमारी जो जनरल बोरिंग की यूटिलाइज लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? सर 5 मिलियन प्लस 18 मिलियन प्लस 16 मिलियन इंटू 12.67%। अब ये जो अमाउंट टोटल हमने यूटिलाइज किया, ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? 1 2 और 3 महीने। तो अगर ये 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा तो इसमें हम 3/12। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इंडिविजुअली कैलकुलेट हो जाएगा, और इनका अगर आप टोटल करेंगे
तो ये बनेगा हमारे पास 2.259 मिलियन। सर ये स्पेसिफिक बोरिंग की बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज से डिफरेंट आ रहा है। यस, हमने यहाँ डिफरेंट अजम्पशंस लिए, तो दोनों में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होगा ना। ये हमने सवाल सॉल्व किया था इसे स्पेसिफिक बोरिंग्स को कंसिडर करते हुए, ये हमने मैकेनिज्म लिया है जनरल बोरिंग कंसिडर करते हुए। इस वर्किंग को मैं जो जनरल बोरिंग के केस में हमने बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैलकुलेट किया है, इस वर्किंग को मैं एक ऑल्टरनेट तरीके से कर सकता हूँ। देखिए ऑल्टरनेट तरीका क्या होगा। सर सबसे पहले आपके पास इक्विटी के 15 मिलियन आए, फिर आपने पहली पेमेंट की 20 की। अब 20 की पेमेंट में से 15 मिलियन तो इक्विटी से इस्तेमाल हुए, तो बोरिंग से कितने इस्तेमाल किए? 5। अब ये 5 का जो अमाउंट यहाँ इस्तेमाल हुआ बोरिंग से, वो कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप यूं भी वर्कआउट कर सकते हैं कि आप 5 मिलियन पे 12.67% 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने ये जो 20 की पेमेंट की है इसमें से 15 मिलियन तो इक्विटी से आए, 5 मिलियन जनरल बोरिंग से आए। कितने अरसे तक आउटस्टैंडिंग रहे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर हमने 1 महीने बाद 18 की पेमेंट की। अब ये 18 की पेमेंट यहां से लेकर साल के आखिर तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बोरिंग से आ रही है। कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 18 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12.67% मल्टीप्लाई बाय 7/12। और फिर तीसरी पेमेंट हमने की है 16 मिलियन की 1 अक्टूबर पे, तो ये यहां से लेकर साल के आखिर तक आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 1 2 और 3 महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो 16 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12.67% मल्टीप्लाई बाय 3/12। इन तीनों इक्वेशंस को भी आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और इन तीनों इंटरेस्ट के नंबर्स का टोटल लेंगे, तो ये आपके पास 2.259 ही बन रहा होगा। तो जनरल बोरिंग में हम इंटरेस्ट की वर्किंग क्यूमुलेटिव बेसिस पे कर सकते हैं या इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट के नंबर्स तो आपके सेम ही आने चाहिए। और जनरल बोरिंग में जो हमने बोरिंग कॉस्ट और स्पेसिफिक बोरिंग में जो हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, ये हमारी डिफरेंट आ रही होगी, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन, सरप्लस फंड, इन्वेस्टमेंट इनकम के हवाले से अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।